अब हमने डिस्कस करनी है ग्रेनुलोमैटस डिजीज ऑफ नोज। ग्रेनुलोमैटस डिजीज ऑफ नोज पढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, वो आपने माइंड में रखनी है, फिर हम इसको रीड करेंगे। सबसे पहले तो जितनी भी ग्रेनुलोमैटस डिजीज होती है ना, इनकी इन्वेस्टिगेशन में बायोप्सी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बायोप्सी हमने करनी होती है क्योंकि जो ग्रेनुलोमैटस डिजीज हम देखेंगे ना, इनकी बहुत सारी रीजन होंगी। कुछ जो होंगी वो बैक्टीरियल कॉजेज की वजह से होंगी, कुछ फंगल कॉजेज की वजह से हो रही होंगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बायोप्सी करें, हमें पता चले कि इसका कॉज क्या है। उसके बाद क्या करना होता है कि इसकी ना बायोप्सी हमने कर ली, टिश्यू ले लिया, अब उसकी हमने कल्चर एंड सेंसिटिविटी करनी है। ठीक है, तो कल्चर बायोप्सी एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा आप एक्सरेज कर सकते हो, आप जो है डिफरेंट स्पेशल स्टेनिंग्स यूज करते हो, वो तो चलो कल्चर एंड सेंसिटिविटी में याद आता है। उसके अलावा आपने सीबीसी करना होता है, ईएसआर, सिटी स्कैन भी करा सकती हो टिश्यू का, सॉफ्ट टिश्यू का। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन है। कोई भी ग्रेनुलोमैटिस डिजीज आपको पेपर में आ गई है, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन वाले सेक्शन में यही इन्वेस्टिगेशन लिखनी है जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हिस्ट्री सबकी वैरी करेगी, वो फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। एग्जामिनेशन सबका वैरी करेगा, वो फिर हम साथ साथ, मतलब एग्जामिनेशन होगा तो सबका यही ना कि हमें इंटीरियर राइनोस्कोपी करनी है, लेकिन वो इंटीरियर राइनोस्कोपी डिफरेंट फाइंडिंग्स शो करेगी, वो फिर हम वन बाय वन देखते जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन बता दी आपको, और ट्रीटमेंट भी फिर हर किसी के हिसाब से। अगर कोई बैक्टीरिया है तो हमें बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, अगर कोई फंजाई है तो उसका देना पड़ेगा, ट्यूबरकुलोसिस है तो हमें स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं रिनोसेक्लेरोमा की। ठीक है, राइनोसेक्लेरोमा या रिनोसेक्लेरोमा जो भी है, ये सबसे पहले है आपके पास, सबसे पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये भी ग्रेनुलोमैटिस, इस चैप्टर में पढ़नी है हमने सारी ग्रेनुलोमैटिस डिजीज है, तो मतलब इस चैप्टर में जितनी डिजीज है ना वो सब ग्रेनुलोमा बनाएंगे, ये चीज तो हमें क्लियर है पहले से ही। अब रिनोसेक्लेरोमा क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैसिलस। अच्छा, इसका भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि हमें रिनोसेक्लेरोमा के कॉजेटिव एजेंट बताएं, तो ये चीज हमने जरूर करनी है कि ईएनटी खत्म करने के बाद ये देखना है कि सबके कॉजेटिव एजेंट कौन कौन सी है। अभी आप ये याद रखिए, राइनोसेक्लेरोमा के कॉजेटिव एजेंट ग्राम नेगेटिव बैसिला है, क्लैप्सिला है। ठीक है, ये इसके कॉजेटिव एजेंट है। पैथोलॉजी इसकी क्या है कि इसमें डिजीज नोज में स्टार्ट होती है, उसके बाद ये नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, इवन लैरिंक्स तक भी जा सकती है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई तक भी जा सकती है, तो ये काफी सेपरेट कर जाती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका नहीं पता, बहुत सेक्सेस को अफेक्ट करता है। क्लिनिकल फीचर इसके जो है ना वो स्टेजेस में आते हैं। स्टेजेस, सबसे पहली स्टेज होती है एट्रोफिक स्टेज। अब आपने एट्रोफिक रिनाइटिस लास्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है, आपको पता है एट्रोफिक स्टेज में क्या हो रही थी। टर्बिनेट्स की एट्रोफी हो रही थी, नर्व्स की हो रही थी, ब्लड वेसल्स की हो रही थी, म्यूकोजा की हो रही थी, सीरोम्यूसिनस ग्लैंड की हो रही थी, हर चीज की एट्रोफी हो रही थी। तो इसमें भी वो वाली स्टेज आती है, सबकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, प्रोटोलिटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज शुरू हो जाते हैं नोज से, और क्रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये सारा हमें यहाँ पर यही लगेगा कि ये एट्रोफिक रिनाइटिस हो गया। लेकिन उसके बाद एक स्टेज आएगी जो ग्रेनुलोमैटिस स्टेज होगी, उसमें क्या होगा कि ग्रेनुलोमैटिक नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। आप नेजल म्यूकोजा देखोगे तो उसमें आपको नोड्यूल्स नजर आएंगे, उसमें ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगी। और इसमें ना वुडी फील आती है। वुडी फील में क्या होता है कि जो लोअर पार्ट होता है एक्सटर्नल नोज का, और जो अपर लिप है, एक्सटर्नल नोज का लोअर पार्ट और अपर लिप में क्या होता है कि सब डर्मल इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, अंडर द स्किन जो है वो इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है सेल्स की, उसकी वजह से क्या होगा, वुडी फील आएगी, बहुत सख्त हो जाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद सिकाट्रिशियल स्टेज आती है। सिकाट्रिशियल में क्या होता है, स्कारिंग होनी होती है, तो इसमें जब स्कारिंग होती है तो नोस्ट्रिल्स जो है उनकी भी स्टिनोसिस हो जाती है, जो अपर लिप है क्योंकि वो भी इन्वॉल्व हो रहा था तो उसकी भी डिस्टोर्शन हो जाएगी, इवन नोज में एडहेरेंस बन जाएंगे, नेजोफेरेंक्स ओरोफेरेंक्स में भी एडहेरेंस बन सकते हैं। तो जहां जहां तक इन्फेक्शन सेपरेट किया था वहां पर स्कारिंग हो जाएगी। तो ये इसकी 3 स्टेजेस हैं। और जो मेन इसका डायग्नोसिस किस तरह से बनता है, तो वो मैंने चीजें बताई थी आपको कि इन्वेस्टिगेशन सब में आपने बायोप्सी करनी है सारी ग्रेनुलोमैटिस डिजीज में। जब हम इसकी बायोप्सी करते हैं ना तो हमें नजर आते हैं, क्योंकि अब ये यहाँ पर ग्रेनुलोमा बन रहा है तो हमें प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, एओसिनोफिल वगैरह तो नजर आएंगे, लेकिन 2 डिस्टिंक्टिव फीचर होते हैं राइनोसेक्लेरोमा के। एक उनमें होता है मिकोलिक सेल्स और दूसरा होता है रसल बॉडी। अब ये मिकोलिक सेल्स क्या होते हैं, ये डायग्नोस्टिक फीचर है। ये ना लार्ज फोमी सेल्स होते हैं और इनमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है, मतलब सेंटर में न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म जो है वैक्यूल है उसमें। ये जो वैक्यूल है ना, इनमें कॉजेटिव बेसिला होंगे। ये जो आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, कॉजेटिव एजेंट कौन से हैं, बेसिला हैं, तो ये आपको उनमें नजर आएंगे मिकोलिक सेल्स में। ठीक है, तो ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर। इसके अलावा रसल बॉडीज भी होते हैं। रसल बॉडीज क्या होते हैं, प्लाज्मा सेल्स के अंदर एक बॉडीज होती है और ये इओसिनोफिलिक इंक्लूजन होती है असल में, तो इनको कहते हैं रसल बॉडीज। तो आपको मिकोलिक सेल्स और रसल बॉडीज याद रखने, ये डायग्नोस्टिक फीचर है राइनोसेक्लेरोमा के। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन देनी है और टेट्रासाइक्लिन देनी है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन देनी है, 4 to 6 वीक तक हमने देना होता है, ये ठीक हो जाता है। अगर जो है फिर हम इसकी दोबारा से बायोप्सी करते हैं 2 दफा, अगर दोनों दफा कल्चर नेगेटिव आ जाए तो फिर ट्रीटमेंट को रोक देते हैं। बाज़ औक़ात हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे थे कि राइनोसेक्लेरोमा से प्रीट करके आपकी ओरोफेरेंक्स, आपके लैरिंक्स, ट्रेकिया तक जा रहा था, तो हो सकता है कभी कभार ये एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन करा दे या नेजल डिफॉर्मिटी करा दे, तो तब हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। अब आ जाए ट्यूबरकुलोसिस की तरफ। ट्यूबरकुलोसिस जब हमने लैरिंक्स डिस्कस किया था उसमें भी देखा था कि ट्यूबरकुलोसिस जो है ये लैरिंक्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, तो ट्यूबरकुलोसिस आपके नोज को भी इन्वॉल्व कर सकता
है। लेकिन ये नहीं होता कि किसी को सिर्फ नोज का ट्यूबरकुलोसिस हो, बल्कि ये होता है कि उसको पहले लंग ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, उसके बाद उसको अब नोज का भी हो गया। ये यूजली ना इन्वॉल्व करेगा आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम को ही। और मजे की बात जो याद रखनी है ना वो ये है कि ये सेप्टल परफोरेशन भी करा देता है, लेकिन सिर्फ कार्टिलेजिनस पार्ट में। क्यों मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, क्योंकि जब आगे हम सिफिलिस पढ़ेंगे ना, हम देखेंगे कि सिफिलिस बोनी पार्ट में भी परफोरेशन करा रहा है और कार्टिलेजिनस पार्ट में भी, लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस है ना ये सिर्फ कार्टिलेजिनस पार्ट में ही परफोरेशन कराता है। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, इसमें जो है ग्रेनुलोमा बनते हैं, तो इसमें नोड्यूल्स बनते हैं, अल्सरेशन हो सकती है, जैसे वोकल कॉर्ड में भी अल्सरेशन कराती थी ट्यूबरकुलोसिस, तो यहाँ पे भी अल्सरेशन करा रही है। डायग्नोसिस का कैसे करना है, बायोप्सी से ही डायग्नोसिस करना है। फिर स्पेशल स्टेनिंग्स, जो भी माइकोबैक्टीरिया के लिए हम स्टेनिंग यूज करते हैं वो यूज करनी है, कल्चरिंग करनी है, और उसके बाद अगर हमें कंफर्म हो जाता है कि माइकोबैक्टीरिया ही है तो हमें फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यूज करनी है।